Hello friends, Anish Dixit from Equity Analytics, a registered research analyst. Welcome back again to our session number 4 for Basics of Stock Markets. तो अब तक के हमने पहले सेशंस में क्या क्या देखा। कंपनी से शुरुआत किया हमने कि कंपनी क्या होती है, अलग अलग कंपनियों के एग्जांपल्स। उसके बाद इंडेक्सेस क्या है, एक्सचेंजेस कौन से इंडिया में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE, BSE, निफ्टी 50, BSE 30, ये इंडेक्स के बारे में हमने जानकारी ली। उसके बाद हमने देखा कि अलग अलग जो कंसेप्ट मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो क्या क्या है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स में कौन कौन लोग आते हैं, बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग क्या है कंपनियों के, ये हमने देखा। मतलब शेयर मार्केट से पैसा कैसे निकाल सकते हैं कंपनियाँ और क्या क्या बेनिफिट्स है, वो सब बातें वहाँ पर डिस्कस की। प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट क्या है उसके बारे में हमने देखा। बाद में स्टॉक एक्सचेंजेस, इंडेक्स क्या है, निफ्टी 50, BSE सेंसेक्स। पार्टिसिपेंट्स में हमने क्या क्या देखा, मैनेजर्स तो देखो क्या क्या है, रजिस्ट्रार, अंडर राइटर, बैंकर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन सब का रोल क्या होता है, ये चीज़ें हमने देखी। उसके बाद ब्रोकर, सब ब्रोकर क्या है। बाद में कुछ शेयर मार्केट के अलग कंसेप्ट हमने लर्न की कि फेस वैल्यू ऑफ शेयर क्या होती है, शेयर कैपिटल क्या होता है, डिविडेंड्स क्या होते हैं, डिविडेंड पे आउट कैसे करते हैं, डिविडेंड यील्ड क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट क्या होता है और बोनस शेयर क्या होता है, ये कंसेप्ट हमने देखी। शेयर बायबैक भी एक कंसेप्ट था, वो भी हमने देख लिया क्यों करते हैं शेयर बायबैक। उसके बाद अब पार्ट आता है तो है फंडामेंटल एनालिसिस का। एक बार आपको समझ में आ गया कि शेयर मार्केट क्या है, मतलब डीमैट अकाउंट वगैरह आपने खोल लिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि अभी कौन से शेयर अपने को बाय करने चाहिए जिससे कि हमें अच्छा प्रॉफिट हो। तो दो बातें हैं दोस्तों, या तो आप ट्रेडर हो या तो आप इन्वेस्टर हो। इन्वेस्टर जो होते हैं वो टिपिकली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो मोस्टली यू विल इन्वेस्ट फॉर लाइक 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर टाइम हॉरिजॉन। तो इन दैट केस स्टडी इज सिंपल। यू कैन सिलेक्ट गुड फंडामेंटली साउंड कंपनीज जिसके बैलेंस शीट्स अच्छे हैं, कंपनी का पोर्टफोलियो अच्छा है, प्रोडक्ट सर्विसेज का। वैसे कंपनियाँ आप सिलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट करके बैठ सकते हो 1-2 साल के लिए। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको फिर टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस मतलब क्या होता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेयर प्राइस। अगर आप investing.com या किसी साइट पे जाओगे तो ये है निफ्टी का ग्राफ। ये 5 मिनट का भी ग्राफ आपको मिलता है, 1 आवर का भी मिलता है, 30 मिनट का मिलता है, 15 मिनट का मिलता है। अगर आप इंटरनेट ट्रेडर हो तो 5-10 मिनट की कैंडल स्टिक लगा के आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो कि अगले 5-10 मिनट में, 15 मिनट में क्या हो सकता है। ये थोड़े से ऐसे कैंडल्स देख के आपको आइडिया जाती है और उसके हिसाब से आप पोजीशन लेते हो और वहाँ पे प्रॉफिट और लॉस जो भी है आप करते हो। तो ये हो गई ट्रेडिंग। ट्रेडिंग आप तो एक तो इंट्राडे कर सकते हो, मतलब आज लेके अभी कुछ 15-20 मिनट में, 1 घंटे में आपने भेज दिया, प्रॉफिट जो लॉस है वो भी जो भी लेके। या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग एक कहते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब 4 से 5 या 10 दिन तक आप पोजीशन होल्ड कर रहे हो। तो कुछ आज आपने एक मार्च फर्स्ट वीक में एक शेयर लिया है, आपको लग रहा है आपका व्यू पॉजिटिव है एक शेयर पे कि HUL स्टॉक मैंने मार्च फर्स्ट वीक में लिया, कुछ तो था 2000 रुपये पे, 1-2 हफ्ते होल्ड किया, वो चला गया 2200 रुपये तक, आपको लगा कि 8-10% का रिटर्न आ गया है तो आपने वो बुक कर लिया। तो ये होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। तो मतलब 5 से 10 ट्रेडिंग डेज तक आप कोई स्टॉक होल्ड करके ट्रेडिंग कर रहे हो तो इट्स टिपिकली नोन एज पोजिशनल ट्रेडिंग। उस पर आपका एक टारगेट सेट रहता है और एक स्टॉप लॉस सेट रहता है। स्टॉप लॉस मतलब क्या है कि अगर जो आपने कीमत पे बाय किया है, सपोज हिंदुस्तान यूनिलीवर आपने 2000 में ले लिया, अगर आपका टारगेट एक 200 रुपये ऊपर का है, मतलब एक 10% का टारगेट है, तो एक 5 से 6% तक या 8% तक मैक्सिमम आप उसको एक स्टॉप लॉस लगाते हो। मतलब अगर आप गलत हो गए उस शेयर के प्राइस जज करने में तो उससे वो अलग डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो एक टिपिकल प्राइस के नीचे जा रहा है तो आप उसमें से बाहर निकल जाओगे क्योंकि आपका वो स्टडी गलत हो चुका है। क्योंकि टिपिकली ट्रेडिंग में अगर आप देखोगे मोस्टली तो 60-70% ऑफ द टाइम आपको एक्यूरेसी मिल सकती है अगर आपका सिस्टम ठीक रहे तो। अदरवाइज़ वो 40 से 50% के बीच में रहती है। अगर आपने प्रॉपर स्टडी करके कोई सिस्टम निकाला है तो आपको 70% तक उसमें एक्यूरेसी मिल सकती है। बट वही है कि आपको उसमें स्टॉप लॉस और ये प्रॉपर फॉलो करना है। तो वो भाग हो गया टेक्निकल एनालिसिस का। अभी हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, दैट इज़ फॉर द इन्वेस्टर्स। तो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या है, देयर आर 2 अप्रोचेस इन इट, टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच। अभी टॉप डाउन अप्रोच क्या है, टॉप डाउन अप्रोच मतलब पहले आपका उसमें स्टडी होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी, उसके बाद आपको करते हैं इंडस्ट्री स्टडी और बाद में आप करते हैं कंपनी स्टडी। वो क्यों, तो एग्जांपल लेके बताता हूँ। टॉप डाउन अप्रोच
ज़्यादा जिनके लिए ज़रूरी है, मतलब बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टर आप बोल सकते हो, ये जो एक से ज़्यादा कंट्री में एक बार इन्वेस्ट करते हैं। आप मान के चलो कि एक अमेरिका का फंड है बड़ा, 5,000 करोड़ के उसके पास कैपिटल है फंड के पास, और उनके पास 7 से 8 कंट्रीज़ डिफरेंट डिफरेंट से एलोकेशन करने के लिए, हर कंट्री में उनको 1,000 करोड़ डालना है, ऐसा पकड़ लो। या फिर ओवरऑल एक 10,000 करोड़ है और एक 10 कंट्री उन्होंने सिलेक्ट किया है। तो उसके बाद क्या है उनको करना है कि फर्स्ट दे वांट टू स्टडी विच कंट्री इज़ बेस्ट इन विच दे गो एंड इन्वेस्ट। तो उसको बोलते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ अ कंट्री। तो उसमें क्या क्या आता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, कौन सी कंट्री में कौन सी गवर्नमेंट है, कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट है, कितने फ्री रूल्स हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, जीडीपी ग्रोथ कितना है कंपनी का फिजिकल करंट डेफिसिट कितना है, कंपनी की करेंसी कितनी स्ट्रांग है, कितनी क्रेडिबिलिटी है गवर्नमेंट की, प्लानिंग कमीशन कंपनी में कोई है क्या उसका कंट्री में। तो ये सब चीज़ें उनको स्टडी करनी पड़ती है। अगर वो एनवायरनमेंट इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कंट्री हो तो वो कंट्री सेलेक्ट कर देंगे। जैसे कि अभी सब डेवलप्ड मार्केट्स आपको पता है, यूएस मार्केट हो गया, बाद में आप बोल सकते हो कि यूरोपियन मार्केट में जर्मनी है, यूके का मार्केट है, उसके बाद जापानीज़ है, या फिर उसके बाद हांगकांग है, सिंगापुर है। दीज आर नोन एज इन्वेस्टर फ्रेंडली नेशंस। वहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे रूल्स है। इंडियन मार्केट भी काफ़ी एक्टिव है, यहाँ पे काफ़ी फ्री है रिस्पेक्टिव दैन चाइना। क्योंकि चाइना में कैसा है, दिस इज़ अ क्लोज्ड काइंड ऑफ मार्केट, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी है ट्रेडिंग करने के लिए। बट इंडियन मार्केट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्टली फेवर्ड डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स बिकॉज ऑफ द ग्रोथ। क्योंकि ग्रोथ देखी जाए तो इंडिया चाइना में सबसे ज़्यादा है यूजुअली, कंसिडरिंग द साइज ऑफ दिस टू नेशंस। बाकी कंट्रीज़ में डेवलप्ड मार्केट्स में जो जीडीपी ग्रोथ है वो 2 to 3%, 1% उतनी है। यहाँ पे 4-5%, 6% के हिसाब से वो ग्रो कर रहे हैं। तो बेस्ड ऑन ग्रोथ इंडिया चाइना आर ऑल्सो द हॉट डेस्टिनेशंस। बट चाइना से कंपेरेटिवली अपने यहाँ पे रूल्स फ्री है ज़्यादा, सो इट कैन बी द वन ऑफ द हॉटेस्ट इफ आई इन्वेस्टिंग सेशन। जब जब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आएगी तब तो फ्लो आता रहेगा। तो वो हो गया आपका माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी, कंट्री का ऐसे करना है। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर क्या देखेगा कि एक कंट्री मैंने डिसाइड कर ली कि हमें अभी इंडिया में मार्केट में पैसा डालना है, देन दे विल से कि उसमें से कौन सी इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो अभी जैसे कि अपने यहाँ पे आपको इंडस्ट्री पता है, फूड, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड है, बैंक्स है, आईटी इंडस्ट्री है, बाकी सर्विस इंडस्ट्री है। तो इंडियन में कैसा है, अभी सर्विस इंडस्ट्री का रोल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो सर्विस इंडस्ट्रीज़ में कौन सी आपकी इंडस्ट्री आएगी, आईटी आएगी, बैंकिंग आएगी, क्योंकि 60% ऑफ आवर जीडीपी इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय ऑलमोस्ट सर्विस इंडस्ट्री। तो सर्विस इंडस्ट्री में ये सब कंपनियाँ आती है, आईटी, बैंकिंग, द अदर काइंड ऑफ सर्विसेज। तो उसमें आप देखोगे कि उसमें से अच्छी इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी है। आईटी में आप देखोगे तो आईटी में तो आपको 4-5 बड़े नाम पता ही है, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक। तो ऐसे 5-6 कंपनियाँ सबको पता होती है कि ये बड़ी कंपनी है और ये इंडस्ट्री, क्योंकि उनको सबको फॉरेन के कॉन्ट्रैक्ट्स पे ज़्यादा मिलते हैं। तो और करेंसी का भी उनको एडवांटेज मिलता है, अगर रुपये गिरता है तो उनको रेवेन्यू बढ़ता है। तो आईटी इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फेवर्ड इंडस्ट्री फ्रॉम द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उनमें ज़्यादा डेट भी नहीं होता, कैश रिच बिजनेस होते हैं, क्योंकि वो क्लाइंट से अच्छे खासे बिलिंग में पैसा कमाते हैं। और सिर्फ उनको फिक्स्ड एसेट्स कोई लगता नहीं, उनको सिर्फ एम्प्लॉय को तनख्वाह देनी होती है। ऐसा कोई मैन्युफैक्चरिंग वाला उनका काम नहीं रहता है। तो ये बिज़नेस मॉडल थोड़ा सेफ है, जब तक उनको फॉरेन के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे तब तक उनका रेवेन्यू और प्रॉफिट अच्छे चलते हैं। तो ये एक सर्विस इंडस्ट्री अच्छी है। उसके बाद बैंकिंग में प्राइवेट बैंकिंग देखोगे, टॉप बैंक्स एचडीएफसी है, बाद में कोटक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, ऐसे 4-5 बड़े बैंक से वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। उनका ओवरऑल जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है तो वो अच्छा है कंपेयर टू द पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर में सिर्फ एसबीआई बड़ी बैंक है, अदरवाइज बाकी बैंक्स का तो आपने हाल देखा होगा, शेयर प्राइसेस का 50 रुपये, 60 रुपये, ऐसे ही सब शेयर्स ट्रेड करते हैं। तो बैंकिंग में जाना है तो आपको प्राइवेट बैंक एक अच्छी इंडस्ट्री है सर्विसेज में, या फिर आईटी इंडस्ट्री है। उसके अलावा अगर आपको बाकी इंडस्ट्रीज स्टेबल देखनी है तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, मतलब डेली हम जो लोग चीज़ें खाते हैं, जैसे कि आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जांपल पकड़ लो, आप टूथब्रश, टूथपेस्ट, बॉडी लोशन, सोप, डेली जितने भी आपकी कंज्यूमेबल ऐसी चीज़ें रहती है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया के बिस्किट्स खाते हो आप, डाबर की चीज़ें आप खाते हो। तो जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर कंपनी जिसको बोलते हैं, वो सब प्रोडक्ट कंपनियाँ होती हैं और जिनका डेली कंजम्पशन होता है। तो वैसे स्टॉक्स रिस्क के हिसाब से थोड़े से डिफेंसिव रहते हैं, उनका रिटर्न भले ही बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, साल का आपको 10-15%, 20% का मूवमेंट देंगे स्टॉक्स।
बट अगर आपने बॉटम पे सही अच्छे करेक्शन में बाय किए तो ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है, क्योंकि किसी भी मार्केट सिचुएशन में और किसी भी सिचुएशन में, जैसे कि अभी एक पिछले 2 महीने से कोरोना का सिचुएशन चल रहा है, तो आपने देखा होगा कि ओनली एफएमसीजी स्टॉक्स आर सर्वाइविंग द मार्केट। जब मार्केट एकदम से गिरा है, अभी निफ्टी 12,000 से 8,000 तक, उस टाइम पे एचयूएल का स्टॉक ऑलमोस्ट हाई पे लेवल पे, ऑल टाइम हाई पे। क्यों? बिकॉज हम लोग डेली चीज़ें यूज़ करना बंद नहीं करेंगे। इट इज़ वन ऑफ द रीज़न। तो एक एफएमसीजी इंडस्ट्री आप एक देख लो, जब जब करेक्शन आता है तो आप उसमें एंटर करके एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो वैसे तो आपको करना है इंडस्ट्रीज़ का स्टडी, कौन सी इंडस्ट्री में कौन से फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं। एक तो बिज़नेस डेली ग्रोथ का, कंजम्पशन का रहता है, एक तो वॉल्यूम का रहता है जैसे कि एफएमसीजी, या फिर वैल्यू बिजनेस का। मतलब कोई इंडस्ट्रीज़ में सिर्फ कम चीज़ें बिकती है बट वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, जैसे कि लग्जरी कार मार्केट हो गया, जैसे कि टाटा का जैगवार लैंड रोवर का बिजनेस है, बीएमडब्ल्यू है, मर्सिडीज है। तो आपको वो देखना है कि आपको वॉल्यूम इंडस्ट्री में जाना है या वैल्यू में जाना है, इस प्रकार का आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल है। इस स्टडी को बोलते हैं आप इंडस्ट्री स्टडी। जैसे कि इंडियन ऑटोमोबाइल में आपने देख लिया कि शायद आपको लगता है कि ग्रोथ अच्छा हो जाएगा, तो आप इंडस्ट्री का स्टडी उस हिसाब से करो। या फिर आईटी में जाना है तो आईटी में क्या क्या फैक्टर्स है वो आपको डिसाइड करने हैं। वंस यू डिसाइड कि आपको इंडस्ट्री में मिल गई है, देन नेक्स्ट स्टेप है कि आपको फिर इंडस्ट्री में से कंपनियां निकालनी है। टॉप की 1-2 कोई कंपनियां, 3 कंपनियां, या फिर कोई इमर्जिंग कंपनी है जो आपको लगता है कि टॉप 3-4 में आ सकती है आने वाले 1-2 साल 3 सालों में, तो आपको फिर जाना है कंपनी स्टडी पे। तो फ्लो आप देखो, पहले आपने कंट्री का परफॉर्मेंस देखा, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी, ग्लोबल इकोनॉमी कैसी है, कंट्री इकोनॉमी कैसी है। उसके बाद यू स्टडीड इंडस्ट्री, विच इंडस्ट्रीज आर फेवरेबल टू इन्वेस्ट। अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के पॉलिसीज़ भी होते हैं गवर्नमेंट के, वो भी आपको देखना है। उसके बाद आप आते हो कि अभी इंडस्ट्री होगा तो इसमें से कौन सी कंपनी में लूँ जो हमें ज़्यादा रिटर्न देगी, फंडामेंटली साउंड होगी। तो उसमें आप क्या क्या फैक्टर्स लेते हैं, उसको बोलते हैं कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। तो उसमें सिलेक्टेड पैरामीटर से आपको जो देखना है वो कंपनी के प्रमोटर क्या है, कंपनी का टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज कुछ है क्या, इज इट अ प्रोडक्ट कंपनी और सर्विस कंपनी, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। प्रोडक्ट कंपनीज में आपके पास है ऑटोमोबाइल है, आपके पास कोई हार्डवेयर कंपनी है जो प्रोडक्ट बनाती है आईटी के, अगर आपके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड प्रोडक्ट है तो वो कंपनी है, स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब प्रोडक्ट कंपनियाँ एफएमसीजी। या फिर सर्विस में हो तो आप बैंकिंग में हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, या फिर आईटी इंडस्ट्री है, या फिर कोई अदर इंडस्ट्री जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हो। तो आपको वो देखना है कौन से टाइप का बिजनेस है, बिजनेस मॉडल कंपनी का क्या है, वो आपको समझना पड़ेगा। कंपनी को पैसा कैसे आता है और उनका पैसा एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, दिस इज़ द बेसिक स्टडी यू नीड टू डू इन अ कंपनी स्टडी। बाद में उनके कॉम्पिटिटर्स क्या क्या है, एक इंडस्ट्री के कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, उनका मार्केट में कितना असर है, मतलब मार्केट शेयर बोलते हैं जिसको। अगर आप एफएमसी में देखोगे तो एक्चुअली इज होल्डिंग अराउंड 65 टू ज़्यादा परसेंट, 60 to 70% ऑफ मार्केट शेयर। ऑटोमोबाइल में देखोगे तो मारुति का 50% का शेयर है उस कैटेगरी ऑफ कार में, 4 लाख से 10 लाख के सेगमेंट में। टू व्हीलर में जाओगे तो बजाज और हीरो है। तो आपको वैसे देखना है कि कौन सी कंपनी का मार्केट में पोजीशन अच्छा है, मार्केट शेयर अच्छा है, और जिन्होंने वो बना के रखा है पिछले 3-4-5 साल के लिए, ट्रेंड क्या है उनका पिछले 3-4 साल का रिकॉर्ड। तो वो आप रिकॉर्ड देखोगे तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि कौन सी कंपनी कितनी स्ट्रांग है। देन बाद में आप कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देख सकते हो। तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में अलग अलग रेशोज़ दिखने पड़ते हैं। एक तो ऑब्वियस बात है कि कंपनी का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट ग्रोथ आपको देखना है। टिपिकली पिछले 3 से 4 साल का आपको ट्रेंड देखना पड़ता है कि 4 साल में कंपनी का ट्रेंड पॉजिटिव रहा है क्या, या एक साल में रेवेन्यू ग्रोथ 10% है, नेक्स्ट ईयर में 10% माइनस है, फिर अगले साल कुछ तो 4-5% बढ़ा है। सो बेसिकली इन्वेस्टर्स प्रेफर कंपनीज विच आर कंसिस्टेंट इन नेचर। जो कंपनी कंसिस्टेंटली 4-5 साल के लिए पैसा बना रही है इन्वेस्टर्स के लिए, रेवेन्यू अच्छा है उनका, नेट प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छा है, डिविडेंड्स भी अच्छे दे रहे हैं, उस टाइप के कंपनीज़ को शेयर ज़्यादा बढ़ते हैं, उनको वैल्यूएशन भी अच्छा मिलता है। बाद में है आपका रेशो एनालिसिस, जो हम लोग बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे कौन से इंपॉर्टेंट रेशोज़ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंपनी की। कंपनी में अगर ज़्यादा बड़े बड़े लोग इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हैं अपार्ट फ्रॉम द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, जैसे कि FII DII हो गए, फॉरेन इन्वेस्टर, अपने यहाँ पे डोमेस्टिक बड़े इन्वेस्टर, या फिर कोई बड़े इन्वेस्टर दमानी जैसे, तो वो एक आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर इतने बड़े लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करके बैठे, मतलब इन्होंने कुछ तो एक अच्छा स्टडी किया हुआ कंपनी का, देन ओनली दे आर इन्वेस्टिंग। सो आप ये सब 5-6 पॉइंट पे स्टडी करोगे तो आपको एक कंपनी के बारे में आपका एक ओपिनियन फॉर्म हो जाएगा। बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिसाइड यू वांट टू गो विद दिस काइंड ऑफ अ कंपनी और नॉट।
तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। बाद में थोड़ा सा हम लोग इसमें से डिटेल में फोकस करेंगे कि इसमें से रेशो क्या क्या निकालने हैं और बाकी चीज़ें कहाँ देखनी है। ठीक है।